नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गुरु कोचिंग सेंटर। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं दोस्तों 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भौतिक विज्ञान विषय पर, जिसमें हम एक्टिव प्रकाशन की जो सेकंड पार्ट की बुक है दोस्तों, उसके चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन व पूर्ण आंतरिक परावर्तन, उसके न्यूमेरिकल्स पर बात कर रहे हैं दोस्तों। और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व करेंगे। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज की स्टडी। और आपके सामने स्क्रीन पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। देखिए स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 है। और वो क्या कर रहा है दोस्तों, ध्यान से देखें। वो कह रहा है कि यदि प्रकाश की एक किरण हवा से कांच के पृष्ठ पर 45 डिग्री पर आपतित हो रही है और यह 15 डिग्री पर विचलित हो जाती है, तो कांच हवा यानी कांच और हवा के सापेक्ष जो पृष्ठ है उसके लिए क्रांतिक कोण कितना होगा, ये आपको बताना दोस्तों। बहुत ही आसान है। देखिए 2014 में यह क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैं इसको बड़ी आसान भाषा में आपको सिखाने का प्रयास करूंगा दोस्तों। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। तो जरा स्क्रीन पर देखें। कराए कि जो प्रकाश की जो किरण है वो हवा से कांच के पृष्ठ पर पड़ती है। मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कोई कांच का पृष्ठ है दोस्तों मेरे पास, और जो वो थी प्रकाश किरण वो इधर हवा से ऐसे आ रही थी दोस्तों। तो जब जैसे ही यहाँ पर पृष्ठ पर आती है तो वो अपने मार्ग से थोड़ी सी विचलित हो जाती है। तो मैं इसमें यहाँ पर अभिलंब डाल देता हूँ दोस्तों, ध्यान से देखें आप लोग। अब देखिए इसको जो जाना था इस किरण को वो इस तरह से क्रॉस होना था दोस्तों, लेकिन हुआ क्या, ये अपने मार्ग से थोड़ी सी मतलब 15 डिग्री इस तरह से विचलित हो गई। अब ये आ इधर से रही थी दोस्तों और जाना इसको इधर था, रेफ्लेक्ट होना था। लेकिन यहाँ पर जो ये 15 डिग्री रेफ्लेक्ट हुई है तो ये कह रहा है कि 15 डिग्री विचलित हो गई। ध्यान से देखें यहाँ पर ये जो आपका एंगल है इंसिडेंट एंगल यानी कि आप कह सकते हैं आपतन कोण आई, वो जो है दोस्तों यहाँ पर देखें ये 45 डिग्री का एंगल है। तो मैं लिख देता हूँ आपको आपतन कोण आई इक्वल जो है वो है आपका 45 डिग्री। और यहाँ पर जो ये विचलित हुई है इसको देखेंगे हम, ये हो जाएगा सिग्मा एम इक्वल हो जाएगा आपका 15 डिग्री। अब ध्यान से देखें दोस्तों, ये जो यहाँ पर एंगल है ये इसका रेफ्रेक्ट एंगल है, इसको मैं आर बोल देता हूँ। इसकी वैल्यू मुझे यहाँ से फाइंड करनी है पहले। तो ध्यान से देखें आप लोग, ये जो विचलन होता है ये कितना होता है, ये होता है सिग्मा एम इक्वल जितना आई था इंसिडेंट एंगल उसमें से इस रेफ्रेक्ट एंगल को घटा दें तो विचलन हमें मिल जाता दोस्तों। तो देखिए यहाँ से मैं आर की वैल्यू निकाल लेता हूँ दोस्तों। ये आर को मैं इधर लेके जाऊंगा और ये जो है आपका सिग्मा एम इधर आ जाएगा। तो ये जाएगा आपका आर इक्वल आई माइनस सिग्मा एम। अब इन दोनों की वैल्यू मैं भर देता हूँ दोस्तों, ध्यान से देखें। ये जो है आपका आई है वो है आपका 45 डिग्री और जो आपका सिग्मा एम है वो आपका 15 डिग्री। अब देखिए जो बचेगा हमारे पास वो बचेगा 30 डिग्री। तो यानी कि मुझे आर की वैल्यू यहाँ से मिल गई दोस्तों और आई की ऑलरेडी मेरे पास है। तो आपने पढ़ा होगा स्नेल का नियम। स्नेल का नियम कहता है कि जब कोई एक वर्णीय प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे हम माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो ध्यान से देखें स्नेल का नियम है आपका दोस्तों एन इक्वल साइन आई ओवर साइन आर। अब देखिए आई और आर की वैल्यू भर लेंगे यहाँ पर। तो साइन आई जो है आपका वो है 45 डिग्री, यानी कि मैं लिख दूंगा यहाँ पर साइन 45 और नीचे हो जाएगा आपका दोस्तों साइन आर की वैल्यू ये आपकी ये 30 डिग्री, तो साइन 30। अब इन दोनों की वैल्यू हम भर लेते हैं, ध्यान से देखें आप लोग। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। अब देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, आसान है। ये पहले वाला जो कॉलम है ऊपर का वो सीधा रहेगा, यानी कि मैं करूँगा इसको 1/√2 और मल्टीप्लाई में ये उल्टा हो जाएगा 2/1। अब देखिए यहाँ से देखो इस √2 से इसको काट देंगे हम दोस्तों, ये हो जाएगा आपका √2, यानी कि जो वैल्यू आई हमारे पास वो आई √2। तो n की जो वैल्यू है मेरे पास वो √2 है दोस्तों। अब देखिए ध्यान से देखें, मुझे चाहिए इसमें क्रांतिक कोण। बहुत ही आसान है, पिछले अभी सवालों में हमने किया था। तो क्रांतिक कोण की जो वैल्यू होती थी दोस्तों वो होती थी आपकी साइन c बराबर 1/n। n की वैल्यू हम से भर देते हैं हम, देखिए 1/√2। तो ये जाएगा आपका साइन c इक्वल ये 1/√2 कितने की वैल्यू साइन में दोस्तों, ये साइन 45 की वैल्यू है। तो ये जाएगी आपकी साइन 45 और साइन साइन हट जाएगा तो ये बचेगा आपका c इक्वल 45 डिग्री। और यही आपका क्रांतिक कोण होगा जो हमें चाहिए दोस्तों। ये रहा, स्क्रीन पर देख लेंगे। देखिए बड़ा ही आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। स्क्रीन पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है स्क्रीन पर दोस्तों।
वो कह रहा है प्रकाश किरण प्रिज्म के पृष्ठ AB पर अभिलंबवत आपतित होती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। n अपवर्तनांक का एक द्रव पृष्ठ AC के ऊपर रखा जाता है। n का वह अधिकतम मान क्या होगा दोस्तों जिसके लिए पृष्ठ AC से प्रकाश किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए, जबकि प्रिज्म का अपवर्तनांक 3/2 है। बहुत ही लॉजिकल सवाल दोस्तों, बहुत आसान भी है, मज़ेदार भी है और ट्रिकी है। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आ जाते हैं। और देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ 2017 में। तो देखिए ध्यान से देखें ज़रा। देखिए मैं इसको थोड़ा सा आसान करके आपको समझाने का प्रयास करता हूं दोस्तों। आप थोड़ा धैर्य रख के इसको देखो, स्किप ना करें वीडियो को, इससे जो ज़रूरी बातें होती हैं वो छूट जाती हैं दोस्तों। तो एक बार आप इसको ज़रा समझ लें, फिर आप बड़ी आसानी से सवाल कर पाएंगे। ध्यान से देखें, यहाँ पर ये सरफेस है, मतलब इसको मैं पृष्ठ कह सकता हूँ दोस्तों। और ये जो नीचे प्रिज्म है इस प्रकार है, इसको मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। ध्यान से देखें आप लोग। अब देखिए इसके ऊपर यहाँ पर कोई द्रव भरा हुआ है, ये पता नहीं है भी कौन सा द्रव है। अब इस द्रव का अपवर्तनांक मुझे चाहिए, ऐसा वो कह रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर कंडीशन ये है कि कोई जो प्रकाश किरण है वो इस तरह से इसके सरफेस पर अभिलंबवत मतलब 90 डिग्री पर पड़ती है। यहाँ पर जो एंगल है आपका वो 90 डिग्री है। और वो कहता है कि वो अपवर्तित ना होकर मतलब बाहर ना निकल कर वो पूरी तरह से परावर्तित हो जाती है, ऐसा वो कह रहा है दोस्तों। तो इसमें अब जो मेन बात है उसको आप समझने का प्रयास करें। देखिए ये किरण यहाँ से आई और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई। मैं यहाँ पर एक लंब डाल लेता हूँ इस प्रकार बीचों बीच, इसको आप समझने का प्रयास करें दोस्तों। देखिए ये 90 डिग्री के एंगल पर आपतित हो रही थी, यहाँ मैं 90 डिग्री लिख लेता हूँ। अब ज़रा थोड़ा सा ध्यान से देखने का प्रयास करें। यहाँ पर ऑलरेडी आपको दिया हुआ है 60 डिग्री एंगल। देखो यहाँ पर ये एक त्रिभुज ड्रॉ हो रहा है दोस्तों, ये A और ये वाला पॉइंट आपका C, ये दिया हुआ आपका B। मैं इसको रख लेता हूँ यहाँ पर O और इसका नाम रख लेता हूँ मैं E रख लेते हैं, या D रख लो, D रख लो। तो ज़रा ध्यान से देखें, इस त्रिभुज में एक एंगल 90 का, दूसरा एंगल 60 का। तो इस त्रिभुज में ये वाला एंगल अगर मुझे मिल जाए तो यहाँ से इस किरण के लिए मुझे आपतन कोण की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। ये इसमें मेन बात है। तो देखिए हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज के लिए, किसी भी त्रिभुज में उसके अंतः कोणों का जो योग होता है दोस्तों वो 180 डिग्री होता है। तो अगर मैं यहाँ पर कंडीशन चेक करूँ इस वाले एंगल के लिए, तो वो जो स्थिति बन रही है वो बन रही है 30 डिग्री। ध्यान से देखें, 9 6 15 150 और 180 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 30 डिग्री। ये वाला एंगल जो है मेरा वो 30 डिग्री है। अब इसमें एक बात और सोचने की, यहाँ पर देखिए ये जो मैंने ये सीधी लाइन खींची है इसको बोल सकते हैं हम अभिलंबवत, या इसे अभिलंब बोल सकते हैं हम। तो यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री है दोस्तों। एक मिनट मैं कलर चेंज कर लूँ इसका। यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री है, तो सीधी बात है यहाँ से यहाँ तक भी ये 90 डिग्री होगा। अब ये जो एंगल है आपका, अब ये एंगल तो 30 हो गया, तो ये वाला एंगल कितना बचा, ये एंगल बचेगा आपका 60 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरे पास जो आपतन कोण है I, उसकी वैल्यू बची दोस्तों 60 डिग्री। यानी कि आपतन कोण तो मुझे मिल गया 60 डिग्री। अब चाहिए मुझे अपवर्तन कोण यानी कि R की वैल्यू चाहिए दोस्तों। तो ध्यान से देखें भाई, वो कह रहा है कि ये पूरी तरह से पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन का जो नियम है वो पूरी तरह से लागू हो रहा है। और वो नियम क्या कहता है, वो नियम कहता है कि जब आपतन कोण के लिए परावर्तन कोण का मान यानी कि परावर्तन कोण का मान एक समकोण के बराबर हो जाता है, तो वो प्रकाश किरण अपवर्तित ना होकर पूरी तरह से परावर्तित हो जाती है। मतलब पार न निकल के वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, वहीं से वापस लौट जाती है। यानी कि R की वैल्यू यहाँ पर वो समकोण होनी चाहिए, अर्थात 90 डिग्री होनी चाहिए। जबकि पहला माध्यम है n बराबर, ये प्रिज्म है जिसकी वैल्यू हमें दी हुई है 3/2, और जो दूसरा वाला माध्यम है ऊपर लिक्विड, उसका हमें नहीं पता कि कितना अपवर्तनांक है, यही हमें चाहिए दोस्तों। तो देखिए अब बड़ा ही आसान हो गया है सवाल। ये कह रहा है कि जो n की वैल्यू है हमारे पास, n1 की पहले माध्यम की, वो है 3/2। तो आपको जो बताना है दोस्तों वो बताना है माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे वाले का, ऊपर वाले का यानी द्रव का, n2 कितना होगा ये आपको बताना। तो अब तो नॉर्मली हो गया ये, हम स्नेल का नियम लगा लेते हैं दोस्तों और सवाल बड़ी आसानी से हो जाएगा। ध्यान से देखें आप, स्नेल के नियम से जो 1 and 2 होता है वो sin I/sin R होता है दोस्तों। अब यहाँ पर एक बात नोट करें आप, देखिए यहाँ पर मैंने 1 and 2 लिखा है, जबकि पिछली वाली वीडियो में जब बात कर रहे थे स्नेल का नियम मैंने लगाया था, वहाँ पर केवल मैंने n लिखा था।
n इक्वल साइन आई बटे साइन आर, इस तरह से। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर आपने n क्यों लिखा, यहाँ कह सकते हो 1n2 क्यों लिखा। दोस्तों जब प्रकाश किरण की जो दो माध्यमों में तुलना होती है और पहला माध्यम या दूसरा माध्यम, उनमें से एक माध्यम कोई भी, वो हवा हो मतलब वायु हो या निर्वात हो, तो उसके लिए ये निरपेक्ष अपर्णांक बन जाता है, अर्थात ये केवल n इसको हम लिख सकते हैं। तो इसमें आपको यहाँ पर सोचने वाली बात दोस्तों, क्योंकि देखिए वायु का जो अपर्णांक होता है दोस्तों वो 1 होता है, वैक्यूम और वायु के लिए 1 होता है। तो यहाँ पर जो कंडीशन हमारे पास है वो है 1n2। इसको मैं लिख सकता हूँ कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक यानी कि n2/n1, ये हो जाएगा आपका साइन आई अपॉन साइन आर। अब देखिए यहाँ से मुझे n2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं क्या काम कर लेता हूँ, इस n1 की मल्टीप्लाई उधर कर देता हूँ। ये हो जाएगा आपका n2 इक्वल साइन आई अपॉन साइन आर और इनटू में n1। अब देखिए आप वैल्यू भरेंगे जैसे ही आपका आंसर बहुत आसानी से मिल जाएगा आपको। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं इसमें, ये हो जाएगा n2 इक्वल साइन आई की वैल्यू मेरे पास है 60, तो ये हो जाएगा आपका साइन 60 और अपॉन में हो जाएगा दोस्तों साइन 90 और मल्टीप्लाई n1 की जो वैल्यू है वो है 3/2। तो गौर से देखें आप लोग, साइन 60 की वैल्यू होती है दोस्तों √3/2 और जो नीचे साइन 90 है उसकी वैल्यू होती है 1 और मल्टीप्लाई लगा लेंगे, ये हो जाएगा 3/2। तो देखिए यहाँ पर जो ये 1 है इसका तो कोई महत्व है नहीं। अब देखिए सिंपल इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें आपस में और यही आपका आंसर होने वाला है। ये हो जाएगा n2 इक्वल 3√3 और अपन में हो जाएगा 2/2 मतलब 4 और यही आपका आंसर है दोस्तों। आप स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं, ये रहा आपका आंसर। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी है, कोई दिक्कत आपको लग रही है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, आपको समाधान मिलेगा और आसान भाषा में मिलेगा। ये गारंटी है इस बात की कि आप आसानी से सीख पाएंगे, यही हमारा प्रयास दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। देखिए स्क्रीन पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। वो कह रहा है एक मछली एक पारदर्शी द्रव के मुक्त तल से 10 मीटर गहराई पर है, उसके द्वारा द्रव के तल पर प्रेक्षित परिच्छेद का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। द्रव का अपवर्तनांक 3/2 है। तो यहाँ पर बहुत ही मजेदार सवाल दोस्तों और अच्छा सवाल है। देखिए ये जो स्क्रीन पर आपको फॉर्मूला दिख रहा है, इस फॉर्मूले का हम प्रयोग करेंगे दोस्तों। इसमें ये क्या कंडीशन है इसको मैं समझा देता हूँ, पहले आपको ध्यान से देखें। देखिए जब किसी द्रव के अंदर, मान लीजिए द्रव का सरफेस है यहाँ पर और ये इस तरह से जो है ये अंदर इसमें द्रव है दोस्तों, तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट, कोई बल्ब रखा हो या कोई मछली हो, तो इससे जो डाला जाएगा इस बल्ब से या मछली ऊपर देखेगी दोस्तों, तो ये एक शंक्वाकार फॉर्म में ऊपर इस तरह से एरिया कवर करेगी, इस तरह से दोस्तों। तो ध्यान से देखें आप लोग, ये कंडीशन जो है एक शंक्वाकार होगी, शंक्वाकार फॉर्म में, और इतना एरिया आपको प्रेक्षित होगा मतलब दिखाई देगा। तो ये पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल बताइए, इसका क्षेत्रफल। तो ये जो ऊपर वाला एरिया होगा दोस्तों, ये वाला एरिया, ये तो एक प्रकार से वृत्ताकार ही होगा ऊपर, भले ही यहाँ से ये शंक्वाकार है लेकिन जो ऊपर सरफेस रहेगा वो आपका वृत्ताकार रहेगा। तो इसका एरिया निकालने के लिए मुझे यहाँ पर इसकी रेडियस चाहिए, मतलब मुझे r चाहिए। यहाँ मान लेते हैं कि ये जो कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट था, ये बल्ब वगैरह जो भी हो सकता है, ये h गहराई पर अगर होता है यहाँ पे, तो इसकी हम किस तरह से रेडियस निकालते दोस्तों, ये इसमें बात है। देखिए इसको मैं h मान लेता हूँ यहाँ पर। तो ये जो रेडियस आपकी होती है ये वाली, यहाँ से यहाँ तक की ये वाली रेडियस, ये r, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों कि r इक्वल h अपॉन अंडरवुड में n² - 1। ये n क्या है यहाँ पर, ये है इस माध्यम का अपवर्तनांक, यानी कि इस द्रव का अपवर्तनांक जो यहाँ पर भरा हुआ है। तो इस वाले फॉर्मूले का हम प्रयोग करेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। वो कह रहा है कि मछली मुक्त तल से 10 मीटर गहराई पर है। तो यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मान लीजिए सतह है उस द्रव के ऊपर वाली, और यहाँ से 10 मीटर की गहराई पर हमारे पास जो है वो यहाँ पर कोई फिश है। मैं यहाँ एक फिश छोटी सी बना देता हूँ। तो ध्यान से देखो दोस्तों, ये जो एरिया यहाँ से इसकी आंख से कवर होगा, ये एक शंक्वाकार फॉर्म में होगा। यहाँ पर मैं एक शंकु के आकार का ड्रॉ कर लेता हूँ दोस्तों। अब देखिए इस एरिया का मुझे क्षेत्रफल चाहिए दोस्तों, और यहाँ पर ये इसकी रेडियस है दोस्तों, और ये हाइट इसकी 10 मीटर है। तो बड़ा आसान है, देखिए सवाल कर लेते हैं। यहाँ पर हमें जो हाइट दी हुई है दोस्तों वो है h इक्वल 10 मीटर, और जो इसकी रेडियस है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो ये माध्यम है द्रव का वो है आपका n इक्वल 3/2।
अब ध्यान से देख लें बड़ी आसानी से, मुझे आर चाहिए, तो आर जब निकल जाएगी तो उसके बाद हम ए यानी कि क्षेत्रफल आराम से निकाल लेंगे। तो जो फॉर्मूला है इसका दोस्तों, उसे जरा ध्यान से देखें आप लोग, वो है कि मछली की आंख द्वारा क्षेत्र, ऊपर जो सतह पर जो क्षेत्र होगा उसकी त्रिज्या आर इक्वल होती है दोस्तों एच अपॉन अंडर रूट में एन स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से मैं इसका एक जो है वर्क कर लेता हूँ दोस्तों। देखिए वर्क मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो ए है, मुझे जब मैं यहाँ से ए निकालूंगा तो ए बराबर जो होगा वो पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि ये वृत्ताकार क्षेत्र होगा। तो आर स्क्वायर मुझे चाहिए कि, तो मैं यहाँ से पहले ही इसको स्क्वायर कर लेता हूँ ताकि हमें यहाँ से वर्गमूल ना निकालना पड़े। अब इस वैल्यू भर लेंगे दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर इक्वल, ये हो जाएगा एच स्क्वायर, जब वर्क करेंगे दोनों ओर का तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा इसका और यहाँ पर स्क्वायर चढ़ जाएगा, ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 1। चलिए वैल्यू भर लेते हैं इसमें दोस्तों। ये एच की वैल्यू हमारे पास 10, तो 10 स्क्वायर मतलब 10/10, और नीचे है आपका एन स्क्वायर मतलब 3/2 का स्क्वायर, तो 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 और माइनस का 1। सॉल्व कीजिए भाई, 10/10 मतलब 100, नीचे हो जाएगा 3 3 9 ओवर 2 2 4 माइनस का 1। हाँ तो अब इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, देखिए कैसे, ध्यान से देखें। ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर इक्वल, ये 100 तो ऐसे ही रहेगा ऊपर, ये 100 तो ऐसे ही रहेगा ऊपर। नीचे देखिए दोस्तों 4 यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो इसका 4 एलसीएम आएगा। ये 4 यहाँ जाएगा, 4 एकम 4, ये हो जाएगा 9 माइनस का 4। अब देखिए 4 ऊपर जाएगा ये, तो 100 और गुणा में आ जाएगा 4, नीचे आ जाएगा 9 में से 4 गए तो कितना 5। इसको काटूंगा मैं यहाँ से तो ये कटेगा 20 बार दोस्तों। अब देखिए 20 की मल्टीप्लाई 4 में हो जाएगी तो ये जाएगा आपका 20 चौक 80, 20 चौक 80, 80 मीटर की इसकी रेडियस बैठेगी इसका स्क्वायर। तो मुझे चाहिए यहाँ पर कि इसका एरिया कितना होगा, एरिया आपसे पूछ रहा है। तो जो आपका क्षेत्रफल होगा एरिया, वो होगा आपका पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई की मल्टीप्लाई और कर देता हूँ मैं, तो ये जाएगा आपका 3.14, पाई की वैल्यू होती है कांस्टेंट है, और मल्टीप्लाई में आपका यहाँ पर हो जाएगा 80। तो देखिए जरा गुणा कर लेते हैं, इसकी कितना आता है, ये जाएगा आपका ए इक्वल, देखिए ये 0 तो मैं पहले रख लेता हूँ। अब 8 बचेगा, 8 की मल्टीप्लाई करते हैं, 8 चौक 32, 32 का 2, और 8 एकम 8 3 11, और 8 3 24 और 1 25, और दशमलव 2 स्थान पर, तो दशमलव यहाँ पर 2 स्थान पर लगा देंगे दोस्तों। और देखिए यही आपका आंसर है, आप चेक कर सकते हैं स्क्रीन पर दोस्तों, ये रहा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे दोस्तों। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19। स्क्रीन पर देखें क्वेश्चन नंबर 19, वो कहता है 0.2 मीटर त्रिज्या वाले एक बड़े जार में तली से 0.1 मीटर ऊंचाई तक ग्लिसरीन भरी है जिसका अपर्तनांक 1.4 है। जार की तली के बीच में एक छोटा प्रकाश स्रोत रखा है, ग्लिसरीन के तल पर वह क्षेत्र बताइए जिससे प्रकाश बाहर निकलता। बिल्कुल सेम पहले वाली कंडीशन है। देखिए कोई हमारे पास जार है, मैं इसको यहाँ पर एक जार बना देता हूँ दोस्तों। इसमें दोस्तों ग्लिसरीन भरी हुई है, मान लीजिए यहाँ तक ये ग्लिसरीन इसमें भरी हुई है दोस्तों। अब इसमें इसकी त्रिज्या वो है आपकी 2 मीटर, 0.2 मीटर, 0.2 मीटर की रेडियस है इसकी दोस्तों। लेकिन वो कह रहा है कि इसकी तली से केवल 0.1 मीटर ऊंचाई तक ग्लिसरीन भरी जाती है। यहाँ से जो तली है दोस्तों ये 0.1 मीटर, 0.1 मीटर तक जो है इसमें ग्लिसरीन भरी हुई है, और ये पूछ रहा है कि यहाँ पर एक प्रकाश स्रोत है। तो ध्यान से देखें इसमें जो कितना क्षेत्र प्रेक्षित होगा ये आपसे पूछा है इसने दोस्तों। तो वही पहले वाली कंडीशन है, बिल्कुल सेम टू सेम, और इसको हम जो है बड़ी आसानी से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो ये वाला एरिया हमें चाहिए, यहाँ पहले मुझे आर चाहिए, उसके बाद क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ये जो हाइट है आपकी ये है 0.1 मीटर दोस्तों, और जो ये है रेडियस आपकी वो 0.2 मीटर। तो देखिए इससे तो हमारा कोई मतलब नहीं है, हमें तो यहाँ से मतलब है कि इसकी रेडियस कितनी है ये चाहिए हमें, जबकि हमें दिया हुआ है एच इक्वल जो है वो 0.1 मीटर दोस्तों, और जो अपर्तनांक है एन इक्वल वो है आपका 1.4, और हमसे पूछा है कि ए बराबर क्या होगा ये आपको बताना। तो फिर से वही फॉर्मूला लगाते हैं, जो इसका प्रेक्षित क्षेत्र होगा इसकी जो रेडियस होगी वो कितनी है, इसका फॉर्मूला है आर स्क्वायर बराबर, अभी पिछले सवाल में हमने देखा था, ये हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन रूट में, सॉरी रूट नहीं आएगा अब यहाँ पर,
क्योंकि मैं स्क्वायर कर चुका हूँ आर का। ये हो जाएगा एन स्क्वायर और माइनस का 1। आप वैल्यू भर लीजिए इसमें। तो देखिए एच स्क्वायर मतलब 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 और अपॉन में ये हो जाएगा एन स्क्वायर यानी कि 1.4 और मल्टीप्लाई में 1.4 और माइनस का 1। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए आर स्क्वायर जो है आपका वो हो जाएगा, देखिए 0.1 यानी कि ये जाएगा 0.01। ये दशमलव दोस्तों दो स्थान पर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये 1.4 और 1.4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसे 14 मानिए, और 14 की मल्टीप्लाई करेंगे 14 की, तो ये 14 चौधियम 196। तो ये हो जाएगा 14 जा 196 दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 196 और दशमलव दो स्थान पर आ जाएगा यहाँ पर, और माइनस का हो जाएगा ये वाला 1। तो देखिए ऊपर है आपका 0.01 और नीचे है आपका 1.96 माइनस 1 यानी कि 1 हट जाएगा इसमें से, तो ये बचेगा 0.96। यहाँ भी दो स्थान पे दशमलव है और यहाँ भी दो स्थान पे, तो दोनों कट जाएंगे। ये बचेगा आपका 1/96। अब देखिए बहुत ही आसानी से जब इसमें आप भाग लगाएंगे आर स्क्वायर में, तो ये आपका जो वैल्यू आएगी 0.0104 आपकी वैल्यू आ गई है। अब मुझे चाहिए क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे कि a बराबर हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा दोस्तों पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई 0.0104। इसकी आप मल्टीप्लाई कर लें तो आपका जो आंसर है ये वाला दोस्तों ये आ जाएगा 0.0327 मीटर स्क्वायर, और यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अब बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, जो इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन दोस्तों। देखिए जल से भरे 40 सेंटीमीटर गहराई के किसी टैंक की तली पर एक बिंदु प्रकाश स्रोत रखा जाता है। जल के पृष्ठ पर क्षेत्रफल कितना होगा जहां प्रकाश निर्गत होगा, मतलब निकलेगा। जल का अपवर्तनांक 4/3 है दोस्तों। बहुत ही आसान विधि से जल्दी से कर देता हूं मैं इसको, आपका टाइम वेस्ट ना हो। देखिए एच आपको दे रखी है 40 सेंटीमीटर, और जो आपको क्षेत्रफल पूछ रहा है वो क्या होगा ये आपको बताना है, जबकि एन आपको दिया हुआ है 4/3। तो एच हमारे पास ये 4 है, इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर लूंगा, 100 से भाग लगा देंगे तो ये हो जाएगा 0.4 मीटर एच बराबर। तो यहां से पहले हम त्रिज्या लेते हैं दोस्तों। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी ध्यान से देखें, ये हो जाएगी आर स्क्वायर इक्वल एच अपॉन एन स्क्वायर माइनस का 1। वैल्यू भर देंगे 0.4 मल्टीप्लाई बाई 0.4 अपॉन में आ जाएगा एन स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे हम तो 4 4 जा 16 अपॉन 9 और माइनस का 1। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे आप दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका 4 चौक 16 और पॉइंट आपका दो स्थान पर आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा देखिए 9 यहाँ पर रहेगा। जब एलसीएम लेंगे 9 तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9 एकम 9। अब देखिए ये वाला 9 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल 0.16 अपॉन 16 में से 9 के कितने बचे 7, और ये 9 ऊपर जाएगा तो गुणा में ही हो जाएगा 9। अब देखिए मल्टीप्लाई कर लेंगे 16 निम्मा 144, और पॉइंट आपका यहाँ जाएगा दो स्थान पर, और नीचे हो जाएगा आपका 7। अब देखिए इसमें आप डिवाइड कर लेंगे, मैं मोबाइल से कर लेता हूँ डिवाइड। ये हो जाएगा आपका 1.44 और भाग लगा देंगे 7 से, तो यह आया आपका 0.205। तो यह आ जाएगा दोस्तों आपका आर स्क्वायर 0.2059। तो हमें चाहिए क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होगा इसका ए इक्वल पाई आर स्क्वायर यानी कि 3.14 और मल्टीप्लाई होगी आपकी 0.2059 की। तो मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं दोस्तों, कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका 0.645। इसको मैं लिख सकता हूं दोस्तों कि 0.65 मीटर स्क्वायर, और यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।